नेविगेटर स्टडी पॉइंट। और आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। और टॉपिक फॉर द डे इज लाइफ प्रोसेस। और आज लाइफ प्रोसेस में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन और अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशंस कैसे हो सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो वहां रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, फिजिकल एंड बायोकेमिकल लेवल पे। फिजिकल में हम देखते हैं वी सिंपली इनहेल O2 एंड एग्जॉस्ट या एक्सहेलेशन ऑफ CO2। सो मींस क्या होगा, रेस्पिरेशन का मतलब होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होगा, दो चीजें होंगी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या होगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मींस इनटेक करना, और इनहेलेशन किसका कर रहे हैं हम, O2 का। एंड एक्सहेलेशन क्या रिलीज कर रहे हैं, बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, CO2 गैस। सो देखिए ये दोनों गैस हैं जिनका क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। हम इनटेक करते हैं O2 को और रिलीज करते हैं CO2 को। अगर हम इसे बायोकेमिकल लेवल पर देखें तो क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल यानी कि ग्लूकोज, मेनली फूड मटेरियल, टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो रेस्पिरेशन को अगर हम बायोकेमिकल लेवल पे देखें तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसी से हमारी सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होंगी, परफॉर्म होंगी। तो देखिए इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में क्या है, ह्यूमन एक वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल है जिसमें क्या है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये हमारा नॉस्ट्रिल है। तो नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, एयर का इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद ये जो नॉस्ट्रिल है आगे जाके कैसा हो जाएगा, यहां से स्ट्रेट हो जाएगा, और ये एयर कहां जाएगी, फेरिंक्स में, और लैरिंक्स में होती कहां जाएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या हो जाएगी, फर्दर डिवाइड हो जाएगी किसमें, लंग्स में। तो लंग्स जो है वो ऑर्गन्स हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। फाइन। और जैसा कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, एक ग्राफिक लेआउट बना है जिसमें दिखाया गया कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कितने तरीकों से हो सकता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिनके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि जो सेल है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल के सरफेस से ही गैस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। या बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके पास हमारे जैसे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गन्स नहीं है, या रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, तो उनकी बॉडी में भी कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो ह्यूमन के केस में गैसेस ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स, बट इन सम ऑफ द एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम फाइन। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट when the respiration takes place the body surface, तो उसे हम क्या बोलेंगे, cutaneous respiration। so आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि ग्राफिक लेआउट बना हुआ है, और उस ग्राफिक लेआउट में दिखाया है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैसे अलग अलग तरीकों से ऑक्सीडाइज हो रहा है। एरोबिक कंडीशन में कैसे है, एनारोबिक कंडीशन में कैसे है, और ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे है। सो आई वुड लाइक टू मेंशन और ड्रॉ द सेम ग्राफिक लेआउट एंड वी विल बी डिस्कस अबाउट इट डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो हियर इट इज ग्लूकोज। फाइन। सो ग्लूकोज को इस तरह से तीन ग्राफिक लेआउट बनाए गए हैं। फर्स्ट वन,
सेकेंड वन एंड दिस इज द लास्ट वन। जो पहला केस है उसमें दिखाया गया है एरोबिक। एरोबिक मीन्स presence of O2. When the oxidation of O2 takes place when the oxidation of glucose takes place in the presence of O2 is known as aerobic respiration. तो यहां पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में देखिए CO2 H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी निकलेगी, 38 ATP। 38 ATP एनर्जी बनेगी विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक, और ये क्या है, दिस इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन। कैसा ये एरोबिक है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक की। एनारोबिक, सो इट इज क्लियर्ड बाय द नेम। एनारोबिक मींस absence of O2, absence of O2 means incomplete oxidation। तो यहां पे क्या होगा, incomplete oxidation of glucose। तो ग्लूकोज का कैसा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जिसमें रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट होगा एथेनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एंड दैट, ये जो एनर्जी होगी बहुत कम अमाउंट में निकलेगी। फाइन, नेक्स्ट लास्ट वन ये आता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहां पे होगा, मसल्स में। फाइन, कहां पे होगा ये, और ये जो पहला वाला एरोबिक है ये कहां पे होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, और एनारोबिक कहां पे होगा, ये हमारा प्रोकैरियोट्स में होगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। फाइन, सो देखिए जैसे कि यहां पे हम लिख सकते हैं, ये किसमें होगा, फंजाई में। तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन द oxidation of glucose takes place in muscles. So just see how. So at the time of workout, playing outdoor activities, what happens? तो जब हम कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, बहुत तेजी के साथ रनिंग करते हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है कि एक थोड़े टाइम के बाद हम थक जाते हैं। रीजन क्या होता है कि जितनी तेज मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की सप्लाई चाहिए, उतनी तेजी से एनर्जी की सप्लाई आ नहीं पा रही। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन है उससे कम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, O2 की डिफिशियंसी हो जाएगी। O2 की डिफिशियंसी होने से ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होने से ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाएगी। फाइन, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि लैक ऑफ O2, और मसल्स में क्या बन जाएगा, ये भी एक तरह का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, लैक्टिक एसिड। फाइन, तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। और वी फील, जो हमें टायर्डनेस फील होती है वो किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। यानी कि टायर्डनेस इज जस्ट ड्यू टू टायर्डनेस। फाइन, टायर्डनेस is because the accumulation of lactic acid in muscles। हमारी मसल्स में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। हम जब वर्कआउट करते हैं तो मसल्स बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, लेकिन उतनी तेजी से सप्लाई नहीं आ पाती एनर्जी की, उतना तेज रेट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होगी, O2 की डिफिशियंसी होगी, और अल्टीमेटली मसल्स में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ O2, लैक ऑफ मतलब डिफिशियंसी यानी कि कमी, तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हमें क्या होती है, थकान महसूस होती है। फाइन, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट सिंस फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट
और रिलैक्स होता रहता है। अगर हम वर्कआउट भी करते हैं तो उतना ही तेज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का भी हो जाता है। तो हार्ट भी क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट की मसल्स में O2 की डिफिशियंसी नहीं होती या फिर हार्ट की मसल में लैक्टिक एसिड नहीं बनता। तो ये इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जवाब है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड स्टेबल नहीं रह पाता बिकॉज क्योंकि हमारे हार्ट में लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सिंथेसाइज होता है जो क्या करता है लैक्टिक एसिड को डिग्रेड कर देता है। इसलिए क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता और हार्ट किसी भी तरह से थकता नहीं हो और कंटिन्यूसली क्या करता है वर्क करता रहता है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड ड्यू टू द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है इसमें ड्यू टू द लैक ऑफ O2 इन मसल्स। सो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ा सा डिटेल अकाउंट करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 1 glucose molecule gives us 38 ATPs। कितने ATP दे रहा है 38, लेकिन 38 ATPs मिलते हैं हमें 3 स्टेप में। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ये दिस इज द one glucose molecule gives us 38 ATP और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। सो ये हमें जो 38 ATPs देगा ये 3 स्टेप में देगा। जो सबसे पहला स्टेप होगा उस सबसे पहले स्टेप में देखिए क्या होगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो पहला जो स्टेप होगा उसमें ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस मींस यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटना। ठीक, क्या बोलेंगे हम इसको, ग्लाइकोलाइसिस, एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। फाइन, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल सबसे पहले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा एंड इट गिव्स अस 8 ATP। 8 ATP मिलेंगे हमें। और देखिए अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। व्हाट हैपन इन सेकंड स्टेप, व्हाट हैपन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब देखिए ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक, बहुत सारी बुक्स में कहीं पायरुवेट भी लिखा होगा तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, पायरुविक एसिड को हम पायरुवेट भी लिख सकते हैं, पायरुविक एसिड। सो इन सेकंड स्टेप दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, कितने होंगे ये, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एसिटाइल को ए। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो पायरुविक एसिड एसिटाइल को ए के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस gives us 6 ATP और हमें कितने ATP मिल जाएंगे, 6 ATP। और लास्ट में आता है हमारा थर्ड स्टेप जिसमें क्या होगा कि एसिटाइल को एक गेट एंटर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगी। क्या होगी, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगी एंड अल्टीमेटली दिस एसिटाइल को ए विल बी कन्वर्टेड इनटू ओआ। ओआ मींस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे कौन, 2 मॉलिक्यूल किसके, एसिटाइल को के, एंड इट गिव्स अस 24 ATP। इसीलिए हमने जहां भी बुक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा वहां पे यही लिखा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। एंड टुडे यू विल केम टू नो दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल एंड हाउ इट्स जनरेट द ATP। फाइन, दिस एसिटाइल को ए विल बी कन्वर्टेड इनटू OA. OA means oxaloacetic acid. Fine. When the conversion of acetyl CoA, fine. So when acetyl
CoA कन्वर्टेड इनटू OR ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। और कहां पे हो रही है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। फाइन, इसे मैं थोड़ा सा हेडलाइन अंडर कर देता हूं ग्लूकोज को। सो अल्टीमेटली हाउ मेनी एटीपीज वी विल रिटेन, 24 एटीपी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है मींस एरोबिक रेस्पिरेशन है, और द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनेंगे, और 38 एटीपीज को बनाने के लिए 3 स्टेप है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप 8 एटीपी, सेकेंड स्टेप में 6 एटीपी, और थर्ड स्टेप में 24 एंड 6 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38 एटीपीज। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक और एनारोबिक। सो नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो मैंने ये जो डायग्राम्स बनाया है ये लंग्स के अंदर के रेस्पिरेटरी ट्री का बनाया है। फाइन, इसका थोड़ा सा ग्राफिक लेआउट और बनाते हैं हम बाहर की तरफ। सपोज दैट ये क्या हो गया, नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल से वाया लैरिंग्स एंड फाइन। सो ये क्या है, नॉस्ट्रिल या फिर नेसल पैसेज। ये क्या है, नेसल पैसेज। सो हमारा जो नेसल पैसेज है ये किसकी तरह काम करता है, इट इज वर्क्स लाइक एज अ नेचुरल एयर कंडीशनर। क्योंकि अगर हॉट एयर आएगी तो उसको ये क्या करेगा, कूल कर देगा, और अगर बहुत ज्यादा ठंड है और ठंडी हवा आ रही है तो उसको क्या करेगा, ये गर्म कर देगा। तो इट बिहेव लाइक अ नेचुरल एयर कंडीशन। और हमारे नॉस्ट्रिल में क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, और छोटे छोटे नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, एयर के साथ आने वाले डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं, और वो नेसल एपिथेलियम से रिलीज होने वाला म्यूकस क्या करता है कि उनको ट्रैप कर लेता है, और हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली जब ये देखिए नेसल पैरेज से यहां से होती वाया फेरिंग्स टू लैरिंग्स जाएगी, तो उसके बाद यहां से फ्रॉम दिस वे, तो यहां से जैसे ही विंड पाइप से नीचे जाएगी तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बाइफरकेट हो जाएगा। किसके लिए, राइट लंग्स के लिए और लेफ्ट लंग के लिए, क्योंकि 2 लंग्स है, एक इधर राइट में है और एक इधर किधर है, लेफ्ट में है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 पार्ट है। तो यहां पे क्या है, दिस वन इज ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, और इसमें क्या होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं, कार्टिलेज, जो कैसे होते हैं, सी शेप का मतलब है इनकम्प्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट रिंग नहीं होंगे। इट प्रिवेंट द कोलैप्शन ऑफ विंड पाइप, यानी कि क्या करते हैं, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अल्टीमेटली अब जब हम क्या करेंगे, एयर को इनहेल करेंगे, तो वो एयर इनहेल करके कहा है कि ट्रैकिया में। सो आई एम ट्रैकिंग द रेस्पिरेटरी पाथ विद द हेल्प ऑफ दिस रेड मार्कर, और वो एयर कहां चली जाएगी, ये देखिए। तो फाइन, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्री होगा, लेकिन मैंने एक पाथवे बना के आपको दिखाया है। फिर उसके बाद ये जाएगी प्राइमरी ब्रोंकस के पास, सेकेंडरी ब्रोंकस के पास, लेटर ऑन इट गोज टू द ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से होती हुई ये कहां चली जाएगी, एल्वियोलर सैक के पास। और इस एयर में से क्या होगा, O2 जो होगी कहां चली जाएगी, अब इनके कांटेक्ट में क्या होगी, ब्लड वेसल। ये क्या है, ब्लड वेसल। फाइन, क्योंकि ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या है, एक पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है और उनको क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्योंकि ब्लड इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। फाइन, सो व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन, तो क्या बन जाएगा, एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन देखिए कहां, यहां मूव हो गई, और हमारा जो ब्लड है, और हमारे ब्लड में जो CO2 है, वो CO2 कहां चली जाएगी,
वापस चली जाएगी किसमें, एल्वियोलाई में, और सेम इसी पाथवे को फॉलो करती हुई यहां से CO2 बाहर आ जाती है। फाइन, नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ओनली O2 get entered into the blood and CO2 remove out from the body? तो इसके पीछे रीजन है पार्शियल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, वो एनवायरनमेंट में कैसा है, ज्यादा है, और बॉडी के अंदर कैसा है, कम है। तो जिसके कारण क्या होता है, गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। O2 का पार्शियल प्रेशर कैसा है, एनवायरनमेंट में ज्यादा, बॉडी में कैसा है, कम है। तो इसीलिए देखिए O2 क्या हो रहा है, मूव करके come inside the body and ultimately transported by blood. CO2 का पार्शियल प्रेशर बॉडी में ज्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है। So इसीलिए as I've already told you that gases are always move from their high partial pressure to low partial pressure. तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण और एनवायरनमेंट में कम है, तो ये कैसा हो जाएगा, मूव आउट फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड से कैसा हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक। तो ये एक ग्राफिक लेआउट था जिसकी मदद से मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है और व्हाट इज द पाथवे ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनएरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक, तो दो तरह का रेस्पिरेशन है, एक तरफ एरोबिक है और एक तरफ एनारोबिक है। नाउ वी विल बी डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो देखिए फर्स्ट, सबसे पहले जो हमारा बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, एरोबिक कैसा होगा, प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2, एनारोबिक absence of O2. Fine. Next, aerobic respiration takes place in mitochondria. ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा, तो ये कहां पे होगा, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, सो यहां पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, किसका, ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और यहां पे कैसा होगा, इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहां पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा, अब देखिए केमिकल रिएक्शन की मदद से कैसे दिखा सकते हैं हम इसको, ग्लूकोज इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और यहां पे क्या दिखाएंगे, ग्लूकोज इज इक्वल टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। फाइन, क्या होगा, एथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट पॉइंट। अब एक और क्या डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में, लास्ट में, मोर एनर्जी, रिलीज। इसमें क्या होगा, एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा रिलीज होगी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज गिव्स अस 38 ATPs। नेक्स्ट, यहां पे क्या होगा, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, और बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, नियर अबाउट 2 ATPs फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो फाइन, तो ये हमने बात की किसकी, रेस्पिरेशन की। सो नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग बीइंग। तो प्लांट्स अगर लिविंग बीइंग है तो क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? तो फाइन, लेट इट बी डिस्कस अबाउट इट। हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे
और मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं। फाइन। सो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपायरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपायरेशन। फाइन। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा। सो देखिए, और क्लास 10th में इस पहले चैप्टर में एक एक्टिविटी भी दे रखी है जिसमें हमें क्या करना होता है? स्टोमेटा की स्टडी करनी होती है। जो लीफ का सरफेस है उसका हमें एक सेक्शन कट करना होता है और सेक्शन कट करके स्टोमेटास देखने होते हैं। तो जब आप स्टोमेटास को देखेंगे तो वो कैसे होंगे? दे आर द टाइनी पोर्स। कैसे होंगे? बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे लीफ के सरफेस पे, ऊपर की तरफ ज्यादा, नीचे की तरफ कम। वो स्टोमेटास क्या करते हैं? वो एक्सचेंज करते हैं किसका? गैसेस का। क्योंकि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? O2 का प्रोडक्शन होगा। तो वो O2 एनवायरनमेंट में कैसे रिलीज होगी? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और प्लांट CO2 को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की मदद से क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। एंड वन मोर डेफिनेशन अबाउट द ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। The loss of water from the aerial part of plant in the form of water vapors with the help of stomata is known as transpiration. इसके अलावा कुछ और भी कंसेप्ट है, जैसे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का भी, जिसमें क्या होता है कि स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं और लेंटिकल से भी क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। बट द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा से ही एक मिलता जुलता टर्म है जिसे हम बोलते हैं गटेशन। गटेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ विद द हेल्प ऑफ हाइडाथोड्स इज। So students, fine, this is all for the day. So we have discussed a detailed account about respiration. So in the last, this is all for the day, and very soon I will be back with a new video. And don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.